नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ और आप देख रहे हैं पासबुक द सेविंग शो। क्या हो अगर आपको ये पता लगे कि आपने एक नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत की, एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, लेकिन सब पास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। और नौकरी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आपका सिबिल स्कोर खराब है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना लोन जो है वो समय से पहले चुका सकते हैं और उसके बाद आप अपने सिबिल स्कोर को भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे 5 तरीके लोन को जल्द चुकाने के। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आज के शो में हम किस किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम आपको ये बताएंगे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन पहले से ज्यादा आजकल क्यों जरूरी हो गया है। उसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि पर्सनल लोन का कैसे आप जल्द निपटारा कर सकते हैं। साथ ही चर्चा इस बात पर कि ईएमआई चुकाने के साथ कैसे सुधारें सिबिल स्कोर, और साथ ही साथ बोनस या फिर टैक्स रिफंड का आप कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ईएमआई समय से ना भरने के कारण कैसे एक व्यक्ति की एसबीआई की नौकरी उसके हाथ से निकल गई। एक बैंक कर्मचारी ने अपने छोटे भाई के बिजनेस को बचाने के लिए एक के बाद एक पर्सनल लोन लिए। भाई के एक्सीडेंट के बाद ईएमआई चुकाना मुश्किल हो गया और डिफॉल्ट बढ़ते गए। नतीजा, सिबिल स्कोर गिरता गया। बाद में जब उसे एसबीआई में नौकरी का ऑफर मिला तो यही खराब सिबिल रिपोर्ट उसकी नियुक्ति के रास्ते में दीवार बन गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी एसबीआई का साथ दिया और कहा बैंकिंग जॉब में फाइनेंशियल डिसिप्लिन अनिवार्य है। अगर इन्होंने समय रहते ईएमआई चुकाई होती या लोन जल्द खत्म करने की कोशिश की होती तो ऐसी नौबत ना आती। तो ऐसी नौबत आपके साथ ना आए और आप भी समय से पहले जो है अपना लोन चुका पाएं, आज हम यही बात करने जा रहे हैं। और उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जुड़ रहे हैं। बलवंत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बलवंत जी, पर्सनल लोन की बात करूं या किसी भी तरह के लोन की बात करूं, समय से पहले चुकाना या समय पर चुकाना आज के वक्त में कितनी बड़ी ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि इससे हमारा सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है और सिबिल स्कोर अगर कम हो जाए तो आगे लोन मिलने में या और भी चीज़ों में दिक्कत आ जाती है। सही बात है। पहले जब ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो नहीं हुआ करते थे तब बैंक के पास कोई जरिया नहीं था कि ये कुछ असेस करने का कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति फाइनेंशियल मामलों में कितना डिसिप्लिन्ड है। पर जब से ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो आ गए जिनके पास में आपके सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल्स है वो जाती है और इससे आपका क्रेडिट रिपोर्ट बनता है और क्रेडिट स्कोर बनता है, जिससे जो लैंडिंग करने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड देने वाले हैं, उनको थोड़ा इनिशियल जो कंफर्ट लेवल है वो आ जाता है कि भाई इस व्यक्ति को अगर आपने लोन दिया है तो आपको डिफॉल्ट होने की संभावना कम है। और अगर क्रेडिट स्कोर कम है या आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा नहीं है तो आपको प्राइमा फेसी है ना इनएलिजिबल करार दिया जाता है कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए। ठीक है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आगे आपको बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो हो सकती हैं। इसलिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है तो लोन आप वक्त पर ज़रूर चुकाएं। लेकिन बलवंत जी, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने कोई पर्सनल लोन लिया है तो अगर उसे जल्दी चुका दिया जाए तो क्या वाकई उससे ब्याज में जो है वो बड़ी बचत हो पाती है? देखिए, ऐसा है कि जो जितने भी प्रकार के लोन है पल्लवी, उसमें सबसे महंगा लोन जो है क्रेडिट कार्ड का है, उसके बाद में पर्सनल लोन का है। तो अगर आप जल्दी चुकाएंगे आपका जो पर्सनल लोन तो निसंदेह आपके इंटरेस्ट में सेविंग होगी। मतलब कितनी सेविंग होगी वो तो डिपेंड करता है कि आपका कितना टेन्योर है, कितना लोन अमाउंट है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। परंतु जितना अगर आप चुकाते हैं जल्दी चुकाते हैं या ज़्यादा चुकाते हैं तो आपका जो लोन है वो जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो जो बैलेंस पीरियड के लिए आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट होने वाला था वो आपका बच जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट बच सकता है। लेकिन बलवंत जी, सवाल ये उठता है कि क्या सभी बैंक जो है इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि प्री पेमेंट कर दिया जाए पर्सनल लोन का, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं इसमें भी? देखिए, नॉर्मली जैसे क्या है कि बैंक को भी प्रोसेसिंग का खर्चा वगैरह लगता है, तो वो जनरली बैंक से वो आपको
इमीडिएटली पर्सनल लोन का प्री पेमेंट अलाउ नहीं करती है। तो जो नॉर्मली जो बैंक्स हैं उसमें 6 महीने से 12 महीने का इनिशियल का गेस्टेशन पीरियड है, जिस दौरान आप पर्सनल लोन का प्री पेमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद में जो आप डिपेंड करता है कि आपका जो लोन एग्रीमेंट है बैंक के साथ में उसमें कितना गेस्टेशन पीरियड मेंशन किया गया है, उसके बाद में आप पर्सनल लोन का जो प्री पेमेंट है वो कर सकते हैं। परंतु मोस्ट ऑफ द केसेज में जो पर्सनल लोन का प्री पेमेंट होता है उसमें पेनल्टी भी होती है। और मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि पेनल्टी जो होती है वो किस तरीके की होती है, कितनी होती है, और थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से जो है वो इस तरह की पेनल्टी से बच सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो आप जब लोन लेते हैं तो आपको असेसमेंट होता है कि आपको कितना पैसा कैश फ्लो आपको भविष्य में रहेगा और आप चुका पाएंगे। तो उस हिसाब से ही आप अपनी अमाउंट डिसाइड करिए और टेन्योर डिसाइड करिए, जिससे आपको अगर लंबे टेन्योर का लोन पर्सनल लोन ले लिया और आपने जल्दी चुका दिया तो आपको प्री पेमेंट पेनल्टी लग जाएगी। प्री पेमेंट पेनल्टी है वो जो लेंडर टू लेंडर डिफर करती है, पर वो आप समझो से 5-6% के बीच में है जो पर्सनल लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर। ओके, तो डिफर करती है वो लेंडर टू लेंडर, लेकिन अमूमन जो है वो 5 से 6% के बीच में होती है। खैर बलवंत जी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए, तो पहले कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। मेरठ से सबसे पहला सवाल जो है वो निखिल वर्मा का आया। ये कह रहे हैं कि मेरी EMI जो है वो 7,000 रुपये है, अगर मैं हर महीने 1,000 रुपये अतिरिक्त दूं तो कितना फायदा होगा? लोन टर्म करना सही रहेगा या फिर ब्याज? देखिए, ऐसा है कि ये कितना फायदा होगा तो ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितना टेन्योर के लिए लिया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जैसे अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पर्सनल लोन है वो जल्दी प्री पेमेंट हो जाएगा, तो आपकी जो टेन्योर है वो अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो टेन्योर जो है वो आपका लोन का कम हो जाएगा। जयपुर से अगला सवाल जो है वो रुचिका मेहता का है। ये कह रही हैं कि मेरे पास साल के अंत में 50,000 रुपए का बोनस आता है, तो क्या मुझे म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए या फिर पर्सनल लोन का प्री पेमेंट करना चाहिए? तो बलवंत जी, मुझे लगता है ये ना काफ़ी लोगों के मन में दुविधा रहती भी है, क्योंकि जब भी किसी को इस तरीके से बोनस मिलता है या कई बार टैक्स का रिफंड आता है तो हमें लगता है कि क्या इस पैसे को निवेश कर दिया जाए, निवेश करने में हमें ज़्यादा फायदा है, या अगर किसी तरह का लोन चल रहा है और जैसा कि अभी आपने बताया कि पर्सनल लोन तो काफी महंगा भी पड़ता है, तो या फिर पर्सनल लोन का रीपेमेंट करना ठीक रहता है? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न अच्छा मिल ही जाएगा। और वो भी अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो कम से कम 7-8 साल का पीरियड होना चाहिए आपके पास में, जबकि पर्सनल लोन का जो पीरियड है वो 5 साल का होता है। एक बात। दूसरी बात, आपका ब्याज तो लगना ही लगना है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, पर आपको ब्याज तो लगना ही लगना है। इसके अलावा जो पर्सनल लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा होती है। इसके लिए मेरी राय में आपको निवेश का ऑप्शन की तरफ नहीं देखना चाहिए और जो पर्सनल लोन का प्री पेमेंट कर देना चाहिए, जिससे आपका लोन जल्दी बंद हो जाएगा। तो इसके बाद में जो पैसा बचेगा आपका, मतलब अल्टीमेटली तो आपका फिर टेन्योर कम हो जाएगा, तो बाद में आपको पैसा बचने लगेगा, तब आप निवेश शुरू कर सकते हैं। मतलब उधार लेके, ये लिटरली उधार लेके निवेश करने वाली बात हो गई, क्योंकि एक तरफ अगर आपका पर्सनल लोन खड़ा है और दूसरी तरफ अगर आप निवेश कर रहे हो तो यह उधार लेके निवेश करने की बात है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा पल्लवी की, होम लोन के केस में यह लॉजिक लागू नहीं होता है, क्योंकि जो होम लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मली 7.5-8% के आसपास है आजकल। और चूंकि होम लोन का टेन्योर लंबा होता है, 20 साल का, 25 साल, 30 साल का, तो आप वहां अगर रीपेमेंट नहीं करें और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो आपके लिए वो फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि एनीवे होम लोन का टेन्योर भी बड़ा है और इक्विटी में म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए भी आपके पास लंबा पीरियड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो
टेन्योर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। परंतु जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पर्सनल लोन में वो चूंकि टेन्योर कम होता है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, यह लॉजिक लागू नहीं पड़ेगा। ठीक है रुचिका जी, तो जैसा कि बलवंत जी ने आपको बताया है कि पर्सनल लोन में जो है लॉजिक नहीं ठीक रहता है, इसलिए बेहतर आपके लिए रहेगा कि आप अपने लोन का जो प्रीपेमेंट है वो पहले करें। जो जितना भी बोनस का पैसा आ रहा है उससे पहले अपना लोन चुका दें। हाँ, अगर किसी भी दर्शक का अगर होम लोन चल रहा है तो उसके लिए जैसे कि बलवंत जी ने बताया ये लॉजिक लागू नहीं होगा। शिमला से अगला सवाल जो है वो करण ठाकुर का आया हुआ है। ये कह रहे हैं कि मेरी सैलरी बड़ी है, पर्सनल लोन की क्या ईएमआई बढ़ा दूं या फिर लोन का टर्म जो है वो कम कराऊं, क्या इससे क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि ये पर्सनल लोन का जो पेमेंट है वो बढ़ा सकते हैं, मतलब जो रेगुलर ईएमआई है उसके अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं। जहां तक सिबिल स्कोर पे असर पड़ने की बात है, चूंकि आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो वो दिखाता है कि आप में फाइनेंशियल डिसीजन है, तो इसकी वजह से आपके जो सिबिल स्कोर के इम्प्रूव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब वो सिबिल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है वहां पे, परंतु चूंकि ये पॉजिटिव फैक्टर है इसके लिए आपका सिबिल स्कोर एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं होगा। या तो न्यूट्रल इम्पैक्ट हो सकता है या आपका सिबिल स्कोर है वो इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिबिल स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी दर्शक अभी हमारा फिलहाल शो देख रहे हैं, जैसा कि बलवंत जी आपको बता रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर आपके पास कहीं से भी इकट्ठा पैसा आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपना पर्सनल लोन जो है वो चुकाना है। लेकिन अगर आपने किसी और तरह का लोन लिया हुआ है, जैसे कि बलवंत जी ने बताया होम लोन वगैरह, तो उसमें जो है ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। खैर बलवंत जी आपके पास मैं वापस आऊँगी और आगे चर्चा को बढ़ाऊंगे, लेकिन इस बीच में मेरे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं और अभिषेक के पास चलते हैं और अभिषेक से ये जानते हैं कि जल्द लोन चुकाने का सिबिल स्कोर पर असर पड़ता भी है या फिर नहीं। थैंक यू पल्लवी। जल्द अगर आप अपना जो लोन है वो चुका देते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट कोई सिबिल स्कोर पर नहीं पड़ता है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो पड़ता तो ज़रूर है। तो उसको पॉइंटर वाइज समझते हैं वो कैसे उसका इम्पैक्ट इस पर पड़ता है। तो आप हम स्क्रीन पर कुछ पॉइंटर्स लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि जल्द लोन चुकाने का अकाउंट क्लोज दिखाता है असल में, और क्रेडिट स्कोर में ओपन लोन अकाउंट की अहमियत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर ओपन अकाउंट अगर आपका लोन का दिखा रहा है तो एक तरह से जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि एक तरह से उसमें दिखता है कि आप कैसे उसकी पेमेंट कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसका जो अहमियत होती है, जो इंपॉर्टेंस होती है, वो ओपन लोन अकाउंट में ज़्यादा होती है। बंद लोन स्कोर का बहुत ज़्यादा असर, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत बताया कि अगर लोन अकाउंट आपका बंद हो गया है तो उसका असर जो आपका क्रेडिट स्कोर पर है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। क्रेडिट कार्ड जैसे एक्टिव अकाउंट स्कोर को मजबूत करते हैं। क्रेडिट कार्ड का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्टिवली अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी पेमेंट जो है वो टाइमली कर रहे हैं, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट जो होता है वो क्रेडिट स्कोर पर और सिबिल स्कोर पर काफ़ी अच्छा पड़ता है। वहीं क्रेडिट हिस्ट्री जितनी लंबी होगी, आप जितना उस पर एक्टिव रहेंगे, तभी स्कोर बेहतर होगा। यानी कि आप लगातार उसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और जितनी लंबी आपकी एक तरह से जो क्रेडिट हिस्ट्री रहेगी, आप उसकी टाइमली पेमेंट जैसे करते रहेंगे, तो फिर उसका भी जो इम्पैक्ट होगा वो सिबिल स्कोर पर पॉजिटिव ही पड़ेगा। तो एक तरह से अगर आप लोन जल्दी चुका रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन एक तरह से अगर जितना लंबा पीरियड उसका रहेगा उतना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लंबी होती जाएगी। इसका लबो-लुआब ये निकलता है कि आप चलाते रहें और क्रेडिट जो आपके जो पेमेंट्स वगैरह हैं उनको टाइमली पे करते रहें, तो आपका सिबिल स्कोर बेहतर होता जाएगा। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। बलवंत जी, क्रेडिट स्कोर को किस दायरे में जो है वो सही माना जाता है? कितना क्रेडिट स्कोर जो है हमारे लिए सही रहता है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक वगैरह हैं, उनके एक यार्डस्टिक है 750 रुपये। 750 के ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आप क्रेडिट वर्दी माने जाते हैं और आपको लोन वगैरह मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब ये तो एक सिंगल फैक्टर है, ऐसा नहीं कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 है तो आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर है, जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर है, उतना आपकी गुडविल अच्छी दिखती है और जिससे आपको जो लेंडर है उससे नेगोशिएट करने में फ़ायदा होगा। और कई जो लेंडर है वो जो अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट रेट में रियायत देते हैं। आपके लिए उस केस में आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो कम लगाई जाती है।
ठीक है, इंटरेस्ट रेट में भी अगर आपको रियायत चाहिए तो उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बेहतर होना चाहिए। लेकिन बलवंत जी, एक चीज़ मेरे मन में आ रही है, चूंकि आज के वक्त में हमारा क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर जो है वो बहुत मायने रखता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया और कभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक सेटबैक ही हो जाता है, क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री तो बन ही नहीं पाई। ये तो देखो पल्लवी, ऐसा है कि मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई, क्या क्या पहले आया करके। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा। मतलब जैसे अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई आप गवर्नमेंट की सर्विस में है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह में है, तो वो आपकी जो सिबिल स्कोर है उसकी प्रॉक्सी मानी जाती है। कि जैसे अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड है तो या सर्विस एज में है तो माना जाता है कि आप फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे और आपको लोन के लिए एलिजिबल कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है। और बलवंत जी, अगर हम जैसे ऑटोमेटेड ईएमआई लगा देते हैं और डिफॉल्ट होने से रोक देते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारा क्रेडिट स्कोर जो होता है वो बेहतर रहता है। देखिए ऐसा है पल्लवी की, आज की तारीख में तो आपका जो पेमेंट है, ईएमआई का पेमेंट है, वो ऑटोमेटेड ही है। पहले ऐसा होता था कि आपको चेक देना पड़ता था, चेक जमा करवाना पड़ता था, तो ऑटोमेटेड है। अब सिर्फ ऑटोमेट करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने ऑटोमेट कर दिया, पर आपको ये इंश्योर करना जरूरी है कि जब ये ईएमआई हिट करने वाली है आपके बैंक अकाउंट को, तब आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल हो। बिना बैलेंस के आपका ऑटोमेट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बिना बैलेंस के जो है आप ऑटोमेट नहीं करिए। जैसा कि बलवंत जी बता रहे हैं कि जब भी ऑटोमेटेड आपकी ईएमआई कट रही है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे होने चाहिए। और इसमें सबसे बढ़िया बेहतर ये रहता है कि जो चूँकि हम लोगों की सबकी सैलरीज जो होती हैं, ज़्यादातर जो वर्किंग क्लास है उनकी सैलरीज होती हैं 30 या 31 या 1 तारीख को आती हैं, तो आप अपनी ईएमआई के डेट जो है इन तारीखों के आसपास रखिए, 3, 4, 5 वगैरह के आसपास, ताकि आपकी ईएमआई जो है पहले कट जाए। और ऐसा ना हो कि महीने आखिर में अगर आपने आपकी ईएमआई लगा के रखी हुई है और उस वक्त अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो डिफॉल्ट होने का डर रहता है। ये अमूमन जो है हमने देखा है कि वर्किंग क्लास के साथ तो यही होता है, बिजनेसमैन के साथ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। बलवंत जी, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि कैसे वो अपने सिबिल स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया है तो उसको रिपेयर करने की बहुत लंबी प्रोसेस है। मतलब आप समझो कि जैसे हॉस्पिटल, किसी को हॉस्पिटलाइज किया और हफ्ते भर 15 दिन में ठीक होके आ जाता है, वैसे आपका सिबिल स्कोर साल 2 साल में ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं है। परंतु आपको अगर सिबिल स्कोर अगर इम्प्रूव करना है तो आपको आपके जो एग्जिस्टिंग लोन वगैरह है उसको बराबर से पेमेंट करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे जगह से पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन एक साथ नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक साथ अगर एप्लीकेशन करते हैं, जैसे पर्सनल लोन की भी आपने 3-4 जगह से एप्लीकेशन कर दी, बोला ये नहीं तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, तो वो क्या है कि वो सिबिल में वो ऐसा बरताता है कि आपको क्रेडिट की भूख है। मतलब आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है जिसके लिए आप पर्सनल लोन के लिए एक से ज्यादा जगह पे जा रहे हैं। और अगर आपके पास में कोई सिबिल स्कोर आपका खराब हो गया है और आपके पास रनिंग कोई लोन वगैरह नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पैसा जमा करके एफडी के सामने कोई लोन ले लेवे या एफडी के सामने क्रेडिट कार्ड वगैरह ले लेवे और उसका टाइमली पेमेंट करते रहे, तो ग्रेजुअली धीरे 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 आपका ये क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट हिस्ट्री है, वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो एक तो आप इस चीज़ का सारे दर्शक ख्याल रखें कि बार बार जब आप पता करते हैं पर्सनल लोन के बारे में तो बार बार ऐसा ही जाता है एक मैसेज कि भाई आपको शायद कहीं बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, इसलिए जो है वो आप लोन का पता कर रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अच्छा बलवंत जी, एक चीज़ मैं और समझना चाह रही हूँ, अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा लोन चल रहे हैं तो कौन सा जो है उसे तरीका अपनाना चाहिए, कौन सा लोन उसे पहला जो है वो अपनाना चाहिए? उस लोन को कि जिसमें उसकी EMI ज़्यादा जा रही है, या फिर एक लोन का अमाउंट जो है वो ज्यादा बड़ा है, या फिर उस लोन को उसे पहले चुकाना चाहिए जिसमें ब्याज दर ज्यादा है? सिंपल सी बात है, अगर किसी को अगर थोड़ा बहुत भी गणित आता है
कि क्या ज्यादा है और क्या कम है। तो सीधी बात है कि अगर आपका जहाँ पे ब्याज की रेट ज्यादा है उसको पहले चुकाना चाहिए, उसमें कोई मतलब दो दो राय होने का चांस ही नहीं है। कोई अनाड़ी आदमी है तो ही वो दूसरी कोई राय देगा। और अगर कम ब्याज दर जो है वो किसी और बैंक में मिल रही है तो क्या जो लोन है वो ट्रांसफर कराना सही रहता है, या उसमें भी कुछ जो है चार्जेस वगैरह शामिल होते हैं? देखिए, पर्सनल लोन तो नॉर्मली ट्रांसफर नहीं होता है, पर होम लोन वगैरह ट्रांसफर होते हैं। ओके। तो जो वो ट्रांसफर करने में ऐसा है कि अगर आपको दूसरा कोई लेंडर है वो अच्छी रेट दे रहा है, तो इसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोसेसिंग फीस कितना, जो नया लेंडर है वो प्रोसेसिंग फीस कितना ले रहा है। एग्जिस्टिंग लेंडर है, अगर आपका लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में था तो शायद हो सकता है वो प्रीपेमेंट पेनल्टी वगैरह भी आपसे वसूल करेगा। तो आपको ओवरऑल कॉस्ट कंसीडर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अपना जो रिड्यूस्ड रेट की वजह से आपको ओवरऑल इंटरेस्ट का कितना फायदा होगा। मतलब अगर आपका लोन का, होम लोन का टेन्योर साल, 2 साल, 3 साल ही बाकी है तो मुझे नहीं लगता कि ये शिफ्ट करने में कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। पर आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपकी ये जो नए लेंडर की प्रोसेसिंग फीस और एग्जिस्टिंग लेंडर का प्रीपेमेंट चार्जेस वर्सेस जो शिफ्ट करने से आपको बचे हुए टेन्योर में कितना इंटरेस्ट का फायदा होगा। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो करनी होंगी। अगर आपको खुद नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ जो है आगे बढ़ सकते हैं। ये ज़रूर चेक करिएगा कि इससे वाकई आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी जो अपना लोन है वो ट्रांसफ़र कराइएगा। चार्जेस वगैरह पहले ज़रूर पता कर लीजिएगा। खैर बलवंत जी, हमारे पास कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल आए, कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। नागपुर से मधुकर सेठी का सवाल आया, ये कह रहे हैं कि EMI ऑटो डेबिट सेट है लेकिन एक बार EMI देने से मैं चूक गया था, तो क्या इससे मेरा क्रेडिट स्कोर खराब होगा? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि ये आइसोलेटेड केस ऑफ डिफॉल्ट है। मतलब जो अगर परसिस्टेंट डिफॉल्ट होता है तो ही वो आपका रिफ्लेक्ट होता है सिबिल का क्रेडिट हिस्ट्री में। अगर अपवाद के रूप में अगर कोई EMI वगैरह आपकी मिस हो गई है तो इससे आपको जो सिबिल स्कोर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मार्जिनली फर्क पड़ सकता है। पर वो वापस आपके बाद में अगर बढ़िया सर्विस कर रहे हैं उस लोन को तो वो जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर वो डैमेज भी अगर थोड़ा बहुत भी हुआ है तो नॉर्मली कोई बड़ा डैमेज अगर सिंगल EMI मिस करते हैं तो उससे नहीं होता है। ठीक है, तो सिंगल EMI से मिस करने पर जो है ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, थोड़ा बहुत मार्जिनल सा असर आता है। लेकिन हम तब भी अपने तमाम दर्शकों को ये कहेंगे कि इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कोई भी EMI जो है वो आपकी ना चूके, डिफ़ॉल्ट ना हो। अगला सवाल इंदौर से श्रुति शेखावत का है। ये कह रही हैं कि रीफाइनेंसिंग के लिए कौन सा डेटा देखना चाहिए, ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस या फिर टेन्योर? ये तो पल्लवी ऐसा हो गया कि भाई लड़का या लड़की देखना है तो क्या चीज देखनी चाहिए। तो उसमें एक बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं ना श्रुति जी। आप एक से फैक्टर देख के तो लड़के का पसंदगी नहीं करेंगे। इसी तरह से आपको मतलब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, क्या प्रोसेसिंग फीस है, आपकी जो होम लोन की एलिजिबिलिटी कितनी हो, जो कोई भी लोन, पर्सनल लोन या होम लोन की एलिजिबिलिटी कितनी बता रहे हैं, मतलब आपको जितना चाहिए उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। कई लेंडर है वो कंजर्वेटिव होते हैं तो वो ज़्यादा लोन नहीं देते हैं। इसके मुकाबले में दूसरे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वगैरह हैं वो थोड़ी सी रिस्क लेती है, तो लंगड़े घोड़े को भी जैसे बोलते हैं वो लोन दे देती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। आप एक एक फैक्टर से डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा लेंडर अच्छा है। ठीक है, तो श्रुति जी आपको बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने होंगे, तब कुछ फैक्टर्स जो हैं वो एक बार देखिएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। रांची से विवेक झा का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मुझे घर बैठे फ्रीलांस काम से 8,000 रुपये महीने की एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, तो EMI में यूज़ करूँ या फिर इमरजेंसी फंड बनाऊँ? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बेसिक रूल या प्राइम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में आपके जो घर खर्च हैं उसके 6 महीने जितना आपके पास में फंड होना चाहिए।
तो अगर आपके पास में अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए और इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा ईएमआई भरनी चाहिए। नहीं तो अचानक से आपको कोई दूसरी इमरजेंसी आ गई तो वापस एक और पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, तो उसकी प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी और ज़्यादा ब्याज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो इमरजेंसी फंड है, कंटिजेंसी फंड है, वो फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट है। मतलब आप आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं तो सबसे पहला काम आपको आपकी जो कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड है, वो बनाने का। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है सारे दर्शकों को कि सबसे पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड जो है वो ज़रूर बनाना है। जैसे कि बलवंत जी ने बताया कि अगर इमरजेंसी कल को आ गई तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ईएमआई जो है वो आप बाद में भी एक्स्ट्रा चुका सकते हैं, लेकिन उससे पहले इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप इमरजेंसी फ़ंड ना बनाएं और उसके एवज में क्या हो कि इमरजेंसी आ गई तो बलवंत जी एक लोन एक्स्ट्रा लेना पड़ जाएगा फिर तो। बस बराबर वही बोला मैं आपको। बिल्कुल। तो खैर बलवंत जी, आखिर में मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी। ईएमआई जब हम चुकाते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। वो चीज़ होती है कि हम ना खर्चों की आदत का ध्यान नहीं रखते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से जो है हम पैसा नहीं बचा सकते हैं या बचा पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा दर्शकों को क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए जिससे थोड़े उनके खर्चे भी कंट्रोल में आ जाएं? कौन कौन सी आदतों पे काम करना चाहिए ताकि जो एक्स्ट्रा पैसा बचे उससे इमरजेंसी फंड बनाने के बाद वो जो है एक्स्ट्रा ईएमआई चुका पाए? देखिए, ऐसा है कि एक इसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है कि आप बजटिंग करो। आप बजट करो कि मेरा हर महीने का खर्चा कितना होगा। आप एक पहले महीने में बजट करेंगे, फिर उस खर्चे आते हैं उसको रिव्यू करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये खर्चा तो अपन ने कंसिडर ही नहीं किया। तो आपको आपका जो बजट है वो रिफाइन और रिवाइज करना पड़ेगा। तो 2-3 महीने की एक्सरसाइज के बाद में आपको आपका जो बजट है वो एकदम थोड़ा नेक्स्ट टू परफेक्ट हो जाएगा। और फिर आप मॉनिटर करते रहिए कि भाई ये महीने में क्या ज्यादा खर्चा कर दिया अपन ने। तो अगर आप जो टारगेट के सामने परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं नहीं मेरा बजट डगमगा जाएगा मैं अगर कोई इम्पल्सिव परचेज किया है। तो यह बजटिंग जो है वो एकदम इम्पोर्टेंट और बहुत हेल्पफुल टूल है लोगों के लिए आपकी कैश फ्लो प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से जो हमें समझा दिया है कि किस तरीके से जो है तमाम दर्शकों को और हमें ख्याल रखना चाहिए जब भी हम खर्चे करते हैं। बजटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप बजट बनाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ पर आप अतिरिक्त खर्चा कर रहे हैं और कहाँ पर जो है आपको वो फालतू खर्च नहीं करना है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया कि सिबिल स्कोर जो है आज के वक्त में मेंटेन करना कितना ज़रूरी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वक्त से जो है अपनी ईएमआई भरें और अगर हो सके तो लोन की किस्तें जो हैं वो जल्द से जल्द चुका दें। आपने बड़े अच्छे से हमें तमाम तरीकों की बारीकियां भी समझा दी है जिससे कि हम लोन की किस्तें जो है जल्द से जल्द चुका सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो लोन लेना तो आसान है पर इसे समझदारी से चुकाना ही असली फिनेंशियल फिटनेस है। देखिए, छोटे छोटे कदम जैसे कि आप उठा सकते हैं। ईएमआई में थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा दे दिया, खर्चों पर कंट्रोल कर लिया, आपके लोन की उम्र को ये सारी चीज़ें ना महीनों तक नहीं बल्कि सालों तक छोटा कर सकती हैं। और याद रखिए कि हर समय सिर्फ ईएमआई भरना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि आपका सिबिल स्कोर जो है उसको भी चेक करते रहिए, क्योंकि सिबिल स्कोर जो है वो आपका फाइनेंशियल चेहरा है। वो चेहरा जो आपकी नौकरी, लोन और भविष्य की बहुत सी डील्स को तय करता है। तो उसे साफ सुथरा रखना भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है और इसी में ही समझदारी भी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले शो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और अपने पैसे को संभाल कर रखिए।